प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सर्वे गुरुकुल्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों आज हम लोग अध्याय 3 विद्युत विभव का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें जो आज का हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। समझे? क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति के लिए सूत्र की उत्पत्ति किए थे। ठीक है ना? तो चलो अब हम विद्युत द्विध्रुव के किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे। समझे? सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे देख सकते हो। हम सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। इसका नाम ए बी रख देते हैं, ए बी। इसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश रख देते हैं और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश। और इन आवेशों के जो बीच की दूरी है इसको 2D मान लेते हैं। आवेशों के जो बीच की दूरी है इसको 2D मान लेते हैं। बात समझे? अब हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु को O मान लेते हैं। O से R दूरी पर, ठीक है ना? O से R दूरी पर, यहाँ देखो ये दूरी कितनी है? R है। R दूरी पर और अक्ष से थीटा कोण पर एक बिंदु P ले लेते हैं और इसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। बात समझ में आया? चूंकि देखो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा R का मान थीटा हो जाएगा। तो यहाँ देखो पहले यहाँ पे जो भी मैंने बताया उसको लिख देते हैं। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके सिरों पर माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश है तथा आवेशों के बीच की दूरी टू डी है। ठीक है, अब देखो, अब मैंने बताया था कि द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर और अक्ष के थीटा कोण पर एक बिंदु P लेंगे। ठीक है ना? तो देखो द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर तथा अक्ष से थीटा कोण पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। समझे? क्योंकि देखो जब भी विद्युत विभव ज्ञात करना है तो जितने भी आवेश होंगे उन आवेश के कारण अलग अलग विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और फिर सबको जोड़ देंगे। तो जब सबको जोड़ देंगे तो वही हमारा हो जाएगा कुल विद्युत विभव। ठीक है ना? तो हम हर आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो आवेश है इसलिए दो आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। समझे? क्योंकि विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए जो आवेश लेंगे उससे बिंदु P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। तो जब हम माइनस क्यू आवेश लेंगे तो हमको A से P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए। समझ रहे हो? और जब प्लस क्यू आवेश लेंगे
तो B से P के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले AP ज्ञात करना पड़ेगा और BP ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, PO को थोड़ा पीछे बढ़ा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हो, और यहाँ पर बिंदु A से लंब डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये लंब डाल दिया, इस बिंदु का नाम मैंने यन रख दिया। यहां देखोगे बिंदु B से PO पे लंब डाल दे रहे हैं, इसका नाम रख दे रहे हैं M, ठीक है, इसका नाम रख दे रहे हैं M। ये भी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अच्छा, अगर ये थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा। अगर ये 90 अंश का कोण है तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। इसमें ये 90 अंश का कोण है तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ देखो, अगर ये पूरा 2D है तो ये हो जाएगा D और ये भी हो जाएगा D हो जाएगा, समझे। और ये देखो, ये वाली जो दूरी होगी ये हो जाएगी D cos थीटा और ये भी हो जाएगा D cos थीटा। चूंकि देखो ये जो R है ना, R ये द्विध्रुव की जो लंबाई है 2D इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। जब बहुत ज्यादा बड़ा है तो AP और PN में कोई भी फर्क नहीं होगा, यानी लगभग ये और ये बराबर होंगे, समझे। इसी तरह से BP और MP भी लगभग बराबर होंगे। चूंकि R इज ग्रेटर देन 2D है तो क्या हो जाएगा बताओ, तो AP बराबर NP हो जाएगा, AP बराबर NP। NP कितना होगा, यहां से देखो, ये यहां से ये R है और ये क्या है D cos थीटा, तो NP कितना हो जाएगा R प्लस D cos थीटा, R प्लस D cos थीटा, ठीक है। इसी तरह से BP निकालेंगे तो BP किसके बराबर होगा, अगर BP की बात करें तो BP जो है MP के बराबर होगा, MP, ठीक है ना। ये कितना होगा, देखो MP यानी हमको बस इतना चाहिए, तो ये है R और ये है D cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, R में से अगर D cos थीटा घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, MP निकल जाएगा, यानी R माइनस D cos थीटा, ठीक है। चूंकि हमको AP और BP चाहिए था वो मैंने निकाल दिया, समझे। अब हम क्या करेंगे, दोनों आवेश के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो चलो देखो, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, देखो इसको मैं V1 मान लेता हूं, तो V1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है। Q का मतलब तो Q है और R के जगह पे हमको लेना पड़ेगा BP और BP यहां निकाला गया है R माइनस D cos थीटा, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समझ में आया। इसी तरह से हम माइनस Q आवेश के कारण भी ज्ञात कर लेंगे, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, समझे। तो चलो देखो ये कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको V2 मान लेते हैं, तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे आवेश से माइनस Q तो माइनस आगे लगा देते हैं और ये हो जाएगा Q और दूरी लेना है R, R के जगह पे AP रखना है और AP यहाँ निकाला गया है R प्लस D cos थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, बात समझ में आया। अच्छा, अब हम दोनों आवेशों के कारण विद्युत विभव ज्ञात कर लिए, अब दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो जोड़ देते हैं और जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल विद्युत विभव, ठीक है ना, कुल विद्युत विभव, कुल विद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, V के जगह पे V रख देते हैं, V1 के जगह पे ये रख देते हैं
और V2 की जगह पे ये रख देंगे। क्योंकि यहाँ देखो दोनों में Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये की बार कॉमन कर लेते हैं, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, 1 बटा R माइनस डी कॉस थीटा बचा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, 1 बटा R प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है? इसको हल करते हैं तो v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां देखो लॉसा हो जाएगा इसका r माइनस डी कॉस थीटा r प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, ये इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर होगा, तो यहां हो जाएगा r प्लस डी कॉस थीटा। ठीक है, इधर हो जाएगा माइनस r माइनस डी कॉस थीटा। ठीक है, बताओ समझ में आ रहा है सबको? चलो देखो इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या होगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, v बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां देखो क्योंकि ये जब कोष्टक तोड़ेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस, तो r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक डी कॉस थीटा और एक डी कॉस थीटा हो जाएगा 2d कॉस थीटा हो जाएगा, और बटा में ये हो जाएगा, ये नीचे देखो वर्गांतर का सूत्र बन रहा है, तो r माइनस डी कॉस थीटा और r प्लस डी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। समझे? यहां देखो चूंकि इसको जानते होगे Q इंटू 2D, Q इंटू 2D फार्मूला होता है द्विध्रुव आघूर्ण का। समझे? यानी P का, P बराबर होता है Q इंटू 2D। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, V बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह पे रख सकते हैं P cos थीटा और बटा में r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ये कहां से आया, चूंकि ध्यान रखोगे होता है P बराबर Q इंटू 2D होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं चूंकि r जो है बहुत बड़ा है 2D से, इसलिए r में d जोड़ो या घटाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो इसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा p cos थीटा बटा में r स्क्वायर। समझे? यही हो जाएगा हमारा विद्युत विभव। ठीक है, समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत है तो, है क्या? चूंकि देखो अगर हम बात करें अच्छी स्थिति की, अच्छी स्थिति के लिए, अगर अच्छी स्थिति के लिए बात करें तो यहां देखो अच्छी स्थिति के लिए जो थीटा हो जाएगा वो 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, थीटा बराबर 0, जब थीटा 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए ये v बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटा r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यदि बात करें निरक्षीय स्थिति की, तो निरक्षीय स्थिति के लिए निरक्षीय स्थिति का मतलब ये जो कोण होगा, ये जो P बिंदु हो जाएगा लंबवत हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 अंश। जब 90 रखेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए जो विद्युत विभव होगा पूरा का पूरा हो जाएगा 0, यानी V बराबर 0 हो जाएगा। समझे? तो अगर अच्छी स्थिति पर ज्ञात करना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे, निरक्षीय स्थिति पर हमेशा विद्युत विभव 0 होगा, और किसी अन्य बिंदु पर निकालना होगा तो ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। समझे? ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ की।
कि क्या होता है समविभव पृष्ठ। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें समविभव पृष्ठ की तो इसके नाम में ही परिभाषा है। सम माने समान हो, विभव माने विभव, पृष्ठ माने पृष्ठ, यानी ऐसा पृष्ठ जिसका विभव समान हो। समझ रहे हो? यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि कोई पृष्ठ है, ठीक है, और वो विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो यदि उसके प्रत्येक बिंदु का जो विभव है अगर वो समान होगा तो उसे ही हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। बात समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। बात समझे? तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव एक समान हो। समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? अब हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ के गुण की, कि आखिर ये जो समविभव पृष्ठ होता है इसका गुण क्या होता है। समझे? तो चलो मैं यहां लिख देता हूं, समविभव पृष्ठ के गुण। ठीक है, देखो अगर बात करें समविभव पृष्ठ की, अभी मैंने बताया कि जो समविभव पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो एक समान होता है। समझे? तो यहां देखो अगर विभव एक समान है तब हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं का जो विभवांतर होगा वो शून्य होगा। समझे? क्योंकि विभवांतर का मतलब होता है दो विभव के बीच का अंतर। समझे? तो यहाँ पे बताया गया कि जो समविभव पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है। तो कोई भी दो बिंदु लेंगे तो उनका जो विभव होगा एक समान होगा, इसलिए जब उनका अंतर निकालेंगे तो जीरो आएगा, तब हम कह सकेंगे कि विभवांतर हो जाएगा शून्य। ठीक है ना? तो देखो यहां लिख देते हैं, अगर समविभव पृष्ठ के गुण की बात करें तो समविभव पृष्ठ में किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। समझे? अगर विभवांतर शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा, क्योंकि कार्य बराबर फार्मूला होता है आवेश गुणे विभवांतर। तो जब हम विभवांतर शून्य रख देंगे तो कार्य भी शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर समविभव पृष्ठ होगा तो जो किया गया कार्य होगा वो भी शून्य होगा। समझे ना? तो यहाँ दूसरा पॉइंट लिख दे रहे हैं, समविभव पृष्ठ
पर किया गया कार्य शून्य होता है। हो गया। चूंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र के कारण बल भी लग रहा है, समझ रहे हो ना, बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है, फिर भी कार्य शून्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो विस्थापन हो रहा है वह विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो रहा है, समझ रहे हो ना, जो विस्थापन हो रहा है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो रहा है। तो जैसे मान लो इसी बोर्ड को अगर हम पृष्ठ समझ लें तो मान लो यहाँ आवेश है और इसको आवेश को मैं इधर विस्थापित कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर विस्थापित कर रहा हूँ तो इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र होगा इसके लंबवत होगा, ठीक है ना। तो लंबवत होने का मतलब पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। तब हम ये कह सकते हैं कि अगर समविभव पृष्ठ है तो उसका जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हर हाल में पृष्ठ के लंबवत होगा। तो यहां देखो मैं लिख देता हूं समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत होता है। हो गया। अब देखो दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकते, क्योंकि जब दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को अगर काटेंगे तो दो विद्युत क्षेत्र की दिशा हो जाएगी, जो संभव नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट नहीं सकती। तो यहां देखो चौथा गुण है दो समविभव एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।